ठीक है ना। वो एक्चुअली ना ये जो लास्ट 2-3 क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि मैं पहले ना रिकॉर्डिंग में लैपटॉप में करता था, तो उसमें ना लैपटॉप में रिकॉर्ड हो जाता था। मोबाइल में फैसिलिटी नहीं है रिकॉर्डिंग, उसके लिए क्लाउड में रिकॉर्डिंग होता है। वो फैसिलिटी के बारे में मुझे अच्छे से आइडिया नहीं था। आज मैंने सारा R&D किया तो मैंने देखा कि क्लाउड में, तो ये जो लेक्चर है अब ये सेव हो जाए, ये क्लाउड में सेव होगा, तो इसको मुझे डाउनलोड करना वगैरह, तो यानी अगर कभी कुछ रिवीजन करना होगा तो ये वाला लेक्चर तुमको मिल जाएगा। ठीक है ना। चलो एनीवे लेट्स स्टार्ट। x = π/4 वाले पॉइंट पे एक टेंजेंट है और उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन है which passes through 2, 3। तो कुछ हद तक ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसे मैंने लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन में कराया, वेडनेसडे वाले क्लास, है ना। चलो गो अहेड। चलो गो अहेड। इसमें ना एक हिंट मैं देना चाहूंगा, इस दैट रूट में आंसर आएगा, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करके थोड़ा सा वेट करो, मैं भी सॉल्व करूंगा, उसके बाद टैली कर लेना, क्योंकि ऐसे ओरली बताना मुश्किल है, काफी रूट में आंसर है। चलो गो अहेड। अभी क्लास से बात करो। अच्छा एक आंसर तो दिया किसी ने, मैं देखता हूँ क्या आंसर दिया है। ठीक है, प्रणव ने आंसर दिया दैट इज y = √2x। प्रणव का आंसर है y = √2x + 3 + 2 √2। ये प्रणव का आंसर है। तो मैं देखता हूं अगर और कोई आंसर दे रहे हैं तो चलो एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर, है ना। सबसे पहली बात तो y = sin x। तो स्टेप 1 y = sin x, इसका मतलब dy dx = cos x, और x का वैल्यू मैंने क्या लिया π/4, तो therefore dy dx at x = π/4, है ना। x = π/4 पे क्या होगा, है ना, dy dx का वैल्यू, यानी dy dx मतलब इस लाइन के स्लोप का वैल्यू, तो जिसको मैं m1 भी लिख सकता हूं। तो लेट अस से इसका स्लोप m1 है और इसका m2 है ना, जो परपेंडिकुलर वाला उसका m1, ऐसा है m2, और जो टेंजेंट वाला उसको m1 लिख लो। तो देयरफॉर m1 = दिस, इज इक्वल टू क्या होगा cos x, और x की जगह π/4, इज इक्वल टू cos π/4 इज इक्वल टू 1/4। ये m1 आ गया, m1 इस टेंजेंट का स्लोप है, मुझे इसके परपेंडिकुलर वाले का स्लोप चाहिए, तो वो m1 m2 -1 से आएगा। तो as m1 m2 = -1, therefore m2 is equal to minus of 1/m1 is equal to minus of 1/√2, यानी minus of 2। ठीक है, यानी इस लाइन का स्लोप तो आ गया। अब इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होता है, y is equal to mx plus c, therefore y is equal to m मतलब -√2x plus c। लेकिन मुझे एक चीज मालूम है कि इस लाइन के ऊपर ये वाला पॉइंट भी है 2, 3, so that 2, 3 must satisfy the equation of the line। So now see 2, 3 must satisfy the equation of line। तो इसका मतलब क्या हुआ, therefore y is equal to -2 into x, x बोलते क्या है 2 प्लस c, और y क्या है, y हो गया 3। मैं इस पॉइंट को पुट करता हूं इक्वेशन, यानी 3। इसका मतलब क्या हुआ, c is equal to 3 plus 2, और स्लोप क्या है -√2। तो therefore फाइनली इक्वेशन क्या हो जाएगा ना, y is equal to m मतलब -√2x प्लस c मतलब 3 + 2,
Yeah. Y is equal to minus root 2x plus 3 plus 2 root. ये आंसर आएगा तुम्हारे पढ़ने में? या हाँ एकदम बिल्कुल करेक्ट, एकदम 100% करेक्ट। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। आज हमने इसमें कोई नया चीज नहीं किया है, सब कुछ एग्जैक्टली वही किया हमने जो हमने लास्ट क्लास में किया। आई होप यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, चलो अब एक बार देख लो जरा। नमित समझ में आगे बढ़े इक्वेशन? यस सर। कोई पर्टिकुलर स्टेप में दिक्कत हो तो बता दो सर मेरे को cos π/4 की वैल्यू नहीं पता थी। अच्छा अच्छा, cos π/4 एक्चुअली cos 45 डिग्री, तो वो है 1/√2 है ना। तो वो टेबल से निकाल सकते हो आराम से। आई होप कि टेबल तुमको, वैसे भी तुमको जरूरत भी है टेबल का, तो तुम लोगों को अभी 10th का बोर्ड एग्जाम भी है ना, तो उसके लिए तो वो जरूरत भी है। cos 45, 60, 90, 30, 0 ये तो पता होना चाहिए ना, इसलिए वो टेबल जो है ना अच्छे से याद कर, ठीक है ना, टेबल को नेग्लेक्ट मत करो। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। आज हम लोग असली फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है मोशन चैप्टर, क्योंकि यही सबसे फंडामेंटल बेसिक्स ऑफ फिजिक्स है। कई बार इस चैप्टर के साथ रिस्क फैक्टर पता क्या होता है, कई बार ना हम लोग बड़े हल्के में ले लेते हैं, अरे ये चैप्टर तो आता है मुझे, इसमें तो ये है, उसमें तो वो है, बड़े भी रुको, ये जो आता है करके हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस अभी मत रखो, अभी ये मान के चलो कि हम सब कुछ सीखेंगे, सीखते हुए हम फील करेंगे कि हाँ ये मुझे ऑलरेडी आता था, और 2, 4, 5, 10% हमें नहीं आता था, वो भी हम सीखेंगे। नॉट ओनली दैट, एक आध देखना गलत फहमियां जो थे इसके पहले के, वो भी देखना साथ साथ करेक्ट भी हो। इसलिए जो मैं लिखने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, ये हल्के में मत लो, क्योंकि तुमको लगता होगा अरे ये तो आता है मुझे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आता ही होगा, पर देखना कई जगह तुमको खुद को सरप्राइज मिल जाएगा, अरे ये तो मैं कुछ और सोचता था, ऐसे होगा, आई एम श्योर, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा। इसलिए सबसे पहले हम जानना चाहते हैं टर्म्स क्या यूज करें। इस चैप्टर में जो टर्म्स यूज होगा वो है टाइम, टाइम का जो सिंबल यूज करेंगे वो है टी, फिर है पोजीशन, पोजीशन का सिंबल हम लोग जनरली एक्स यूज करेंगे, फिर है डिस्टेंस, डिस्टेंस का ना कोई स्टैंडर्ड सिंबल बुक्स में नहीं, तो मैं ऐसे एल यूज कर रहा हूं, एल मींस लेंथ ऑफ पाथ, तो उस लेंथ का एल यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। कि मैं से डी यूज करो ना, डिस्टेंस का डी, बात सही है, लेकिन डी के साथ दिक्कत क्या है ना, डी डेंसिटी में भी यूज होता है, डी डायमीटर में भी यूज होता है, डी डेप्थ में भी यूज होता है, तो इसलिए हम डी को थोड़ा सा अवॉइड कर, और कोई बात, ठीक है। तो इसलिए हम डिस्टेंस को लेंथ ऑफ पाथ वाला एल यूज कर। फिर आ जाओ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का जो स्टैंडर्ड सिंबल है वो ऐसा है। फिर आ जाओ स्पीड, फिर आ जाओ वेलोसिटी, फिर आ जाओ एक्सीलरेशन और जर्नी। ये होता है सारे जो कि हम लोग सीखने वाले। तो स्पीड क्या होता है ना, तो उसके पहले एक काम करते हैं, बाकी चीजें देख लेते हैं। तो टाइम तो सबको पता है, कोई दिक्कत। पोजीशन क्या होता है, देखो मैं पहले बोला कई सारे ऐसे चीज है जो कि तुमको देख के लगता है हाँ ये तो मुझे आता है, बिल्कुल आता है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखना अभी जब मैं सवाल पूछना शुरू करूंगा तुमको देखना खुद को फील होगा कि आता तो है पर बताना नहीं आता। एक होता है मुझे आता है, और एक होता है जिसको नहीं आता है उसको भी मुझे समझाना बताना आता है, ये दो अलग अलग स्किल्स है।
तो जनरली क्या होता है, मुझे आता है, ये बहुत लोगों के साथ होता है, पर मैं बताऊं कैसे जिसको नहीं आता है, ये इतना आसान नहीं। इसलिए मान के चलो कि मुझे कुछ नहीं आता और अब मैं सवाल पूछूंगा, उनका जवाब दो। तो सबसे पहले पोजीशन, पोजीशन के बारे में बेटे कब बताओ बेटे, पोजीशन क्या होता है? So position is a place where that object is placed, the point where that object is placed. चलो ठीक है, नमित सर पोजीशन क्या होता है? सर पोजीशन इज अ पॉइंट वेयर फ्रॉम वेयर वी आर सीइंग इट। हाँ एक मिनट दोबारा बताओ, फ्रॉम वेयर। सर हिंदी में बताऊं? हाँ सर फ्रॉम वेयर। सर एक पॉइंट है, एक पॉइंट कहीं पे है, उसको हम अपनी इनिशियल पोजीशन से देख रहे हैं, उसको पोजीशन कहते हैं। ओके, देख रहे हो, काव्य थोड़ा अलग चीज बता रहे हैं और नमित थोड़ा अलग चीज बता रहे हैं। दोनों सही है लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग है, इसलिए मैं सुनना चाह रहा था। अदरवाइज अब तक मैंने बता के आगे बढ़ गया होता, पर मैं चाहता नहीं। मैं चाहता हूँ जो भी तुम सोच रहे हो उसमें अगर थोड़ा सा भी कुछ कमी है 19-20, तो उसको भी मैं पॉलिश करने में हेल्प करूँ। हाँ प्रणवी। Yes, sir. Sir, it is the location of a point with respect to a reference point. हाँ देखो, ये क्या है ना, और बेटर है और अच्छा डेफिनेशन आ गया, बिल्कुल सही। यानी पोजीशन क्या होता है? बेसिकली पोजीशन इज द डिस्क्रिप्शन of location of a point। जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड यूज किया गया, ऑब्जेक्ट। देखो, ऑब्जेक्ट होना कोई जरूरी नहीं है, पोजीशन पोजीशन होता है, वहां पे जरूरी नहीं कि कोई खड़े हो या कोई ऑब्जेक्ट मौजूद हो, ऐसे कोई जरूरी नहीं है ना। पोजीशन इज जस्ट ए पोजीशन। जैसे ये जो कमरा है, इस कमरे का जो मिड पॉइंट है वो भी एक पोजीशन है। वहां पे ऐसे नहीं कि कोई चीज लटका हुआ है, कुछ भी नहीं है वहां पे, वो तो हवा है बिल्कुल बेसिकली, लेकिन उसका भी कुछ पोजीशन तो होगा ना, डिस्क्राइब तो करूंगा ना। अब प्रॉब्लम है, मैं अगर उस मिड पॉइंट का डिस्क्रिप्शन यहां से करता हूं तो अलग होगा, और अगर मैं यहां से करता हूं तो अलग अलग होगा। यानी डिस्क्रिप्शन जब हम करेंगे तो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि मैं कहां से डिस्क्राइब कर रहा हूं। इसलिए एक चीज और हो गया, डिस्क्रिप्शन लोकेशन ऑफ पॉइंट with respect to another point, with respect to another point, क्योंकि उस पॉइंट को मैं यहां से भी देख सकता हूं, मैं यहां से भी देख सकता हूं, और मैं हजारों अलग अलग जगह से देख सकता हूं। अकॉर्डिंगली हर एक का डिस्क्रिप्शन अलग अलग हो जाए। तो ये जो जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, जहां पे खड़े होकर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसको कॉल्ड एज ओरिजिन, और यानी पोजीशन क्या हुआ फिर ना, किसी एक पॉइंट का डिस्क्रिप्शन किसी दूसरे पॉइंट पे खड़े होकर अगर हम करते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन को हम बोलते हैं पोजीशन। और जिस पॉइंट पे खड़े होकर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं या देख रहे हैं या बता रहे हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन या रेफरेंस। तो एक एक शब्द जो है ना नए नए ऐड करते जा रहे। चलो ठीक है, अब देख रहे हो, ऐसे नहीं कि तुम लोगों को नहीं पता था, बट जब हम बताते हैं तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा पॉइंट कभी कभी छूट जाता है। तो चलो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब आ जाओ डिस्टेंस, पोजीशन का डिस्टेंस। अब आ जाओ डिस्टेंस। नमित बताओ बेटा, डिस्टेंस क्या होता है? सर डिस्टेंस इज अ लेंथ ऑफ द पॉइंट फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट। बेटे पॉइंट का लेंथ तो हो नहीं सकता, इसलिए कुछ और वर्ड्स यूज करो। वो मुझे, मैं समझ रहा हूं तुम्हारे दिमाग में है पर जवान पे नहीं आ दोबारा ट्राई करो। सर डिस्टेंस इज द क्वांटिटी फ्रॉम व्हिच मेजर द, मतलब किसी पॉइंट पर मेजर करते हैं उसको। अब देख रहे हो, मैं आंसर दे देता हूं और उससे तुमको फील होगा कि हाँ हम भी यही बताना चाह रहे थे पर वही बात होता है, यहाँ पे पॉइंट रहना और ये पॉइंट यहां से निकलना इतना आसान नहीं। चलो कोई बात, मैं इसका शॉर्ट आंसर दे देता हूं। डिस्टेंस इज व्हाट, द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड। यानी अगर कोई चलता है तो उसका पूरा जो लेंथ है, यानी पूरा लेंथ ऑफ द पाथ, वो होता है उसका डिस्टेंस। ठीक है, चलो अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट। आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है? Shortest distance covered by an object.
थोड़ा सा और बताओ, थोड़ा सा और बताओ। चलो सुनो, मैं उसको थोड़ा सा इंप्रूव कर लेता हूं, ऑलमोस्ट वही बताने वाला हूं बट हल्का से इंप्रूव। क्या? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। ये होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली स्पीड का भी कोई सिंबल नहीं है बुक्स में। बुक्स में देखना स्पीड का कोई सिंबल नहीं, इसलिए मैं अपना ही सिंबल यूज करता हूं और वो है एल डॉट। एल डॉट ये होता है स्पीड। भाई बच्चे एल के ऊपर एक डॉट, इसका मतलब क्या है? एक्चुअली ना डॉट इन कैलकुलस इज अ स्टैंडर्ड सिंबल। इसलिए यूज किया जाता है, कोई भी अगर किसी एक रेट से चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये स्पीड क्या होता है? स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो इस ये जो रेट ऑफ चेंज होता है ना, इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर स्पीड क्या हो गया? नाउ इट इज द रेट ऑफ change of distance with respect to time. By the way, distance, speed ये दोनों ही और टाइम ये तीनों ही स्केलर क्वांटिटी। तो ये स्केलर हो गया, ये स्केलर हो गया और ये स्केलर हो गया, बाकी सब वेक्टर। और मैं स्केलर वेक्टर करूँ तो क्या होगा? स्केलर और वेक्टर। एक तरफ डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, तो ये तीन तो स्केलर हो गया, बाकी सब वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा, तो वेलोसिटी है ना। प्रणवी, वेलोसिटी का सिंबल तुम भी जानते हो कि v यूज करते हैं, पर मैंने स्पीड को एल डॉट लिखा। क्या ऐसे कुछ मैं वेलोसिटी को भी लिख सकता हूं? व्हाट्स योर आइडिया? यस प्रणवी सर हाँ yes बोलो बोलो। सर yes हाँ एक बार दोबारा बताओ ना, आवाज कट गया। सर I think yes ओके देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ कुछ भी अगर होता है ना तो डॉट से रिप्रेजेंट करता है। तो एल डॉट का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एल, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो वही तो स्पीड है ना, इसलिए स्पीड को एल डॉट लिखते हैं। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देखिए एल डॉट। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसलिए उसका जो स्टैंडर्ड सिंबल बुक्स में उसको यूज होता है वो तो वी होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं उसको एस डॉट भी लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसलिए अगर मैं चाहूं तो एस डॉट भी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। ओके, तो ये आ गया कब पे एक्सेलरेशन को डिफाइन करो। Sir, can you please repeat? हाँ मैं कह रहा हूं एक्सेलरेशन को डिफाइन करो। हमने वेलोसिटी तक तो हम डिस्कस कर लिए, अब एक्सेलरेशन पे आ रहा है, एक्सेलरेशन को डिफाइन करो। Sir, rate of change of velocity. यानी इसको मैं एक और चीज और से रिप्रेजेंट करता हूं। जनरली देखो एक्सेलरेशन हम लोग कैसे लिखते हैं? ए लिखते हैं, लेकिन मैं एक्सेलरेशन को ए के अलावा और क्या लिख सकता हूं, बताओगे जरा, बोलो। Sir, VA. वी डॉट V dot. Okay, sir. है ना, क्योंकि वी डॉट मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एल डॉट मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस,
एस डॉट मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वही तो क्वांटिटीज है, इसलिए ए की जगह मैं इसको v डॉट v लिख समझ ना। तो दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो गया फिर? एक्सेलरेशन हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एक्सेलरेशन। तो उसका स्टैंडर्ड सिंबल तो खैर ए है, बट क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग है तो मैं डॉट वाले फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। वो अलग बात है, जनरली यूज करते नहीं है, बट तुम्हारे दिमाग में पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर हमारा एक्सीलरेशन तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल। सर आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखा है। अच्छा वो तो ऑब्वियसली गलत है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो तो ऑब्वियस है ना, तो इसलिए तो मैंने v डॉट लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो लिखते हुए गलती हो गया। अच्छा लास्टली जर्क। जर्क क्या होता है, एनी आइडिया? The कोई rate of आइडिया? change of acceleration. हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज जर्क। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं? A dot. ए डॉट, बिल्कुल सही। जर्क होता है ए डॉट। जर्क का डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन तो यू माइट से ये बार बार आप रेट ऑफ चेंज ऑफ कर रहे हो, इसका मीनिंग क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ का मीनिंग होता है कि कितना जल्दी जल्दी बदल रहा है, बस। जैसे वेलोसिटी मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है कि कितना जल्दी जल्दी डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जल्दी जल्दी बदल रहा है इसका मतलब क्या होता है कि बॉडी बहुत फास्ट चल रहा है, बस इतना ही। ठीक है। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं पूछना चाहूंगा, लेट्स सी, इज दैट ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेजर कैसे किया जाता है? एनी आइडिया? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेजर कैसे किया जाता है? एनी आइडिया? चलो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए हमारे पास दो चीजें होना चाहिए। एक है मेजरिंग टेप और दूसरा है कोई थ्रेड या कोई रोप या कोई चेन रख सकते। तो टू मेजर, ये सारा पॉइंट्स नोट कर लो। टू मेजर x, l and s, we need a thread and a ठीक है। टू मेजर v and l dot, we need a, नमित इसको फिल इन द ब्लैंक्स करो। टू मेजर वेलोसिटी और स्पीड वी नीड अ व्हाट, हमें क्या चाहिए? सर स्पीडोमीटर। बिल्कुल सही, यानी वी नीड अ स्पीडोमीटर। इंटरेस्टिंगली पता क्या, एक्सेलरेशन और जर्क मेजर करने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं। अच्छा फिर हम कैसे निकालेंगे ना, उसको कैलकुलेशन करके निकालना होगा, उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट आज तक किसी ने क्रिएट नहीं कर पाया। ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन एंड जर्क आर कैलकुलेटेड indirectly. There is no clear यानी एक्सेलरेशन और जर्क मेजर करने का कोई खास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं, बट हम इनडायरेक्टली कैलकुलेशन करके निकाल सकते। पर ऐसे नहीं कि इंस्ट्रूमेंट लिया और उसमें नीडल है और नीडल दिखा रहे 10 है या 5 है या कुछ ऐसे नहीं। ठीक है। हाँ, स्पीड मेजर करने का है, वेलोसिटी मेजर करने का है, डिस्टेंस के लिए है, पोजीशन के लिए है और डिस्प्लेसमेंट के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं।
ओके, अब हम चलते हैं कुछ एक आध सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। जैसे एक सिलेंडर है, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी। ये एक सिलेंडर है, उसको मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किया हुआ। मैं तुमको एक जर्नी डिफाइन करके दूंगा। ये हाइट है सपोज, और इसका जो रेडियस है ना, और पाई का वैल्यू 22/7 लेके सॉल्व कर। थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना। मैंने पहले ही बोला इस कई बार हम कुछ चीजें बड़े हल्के में ले रहे हैं, हल्के में मत लेना, सीरियसली कर। मैं तुमको बोल रहा हूं कि एक पार्टिकल ए से स्टार्ट करके अलग अलग जगह पे जा रहा है, तो उस हिसाब से तुमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना। तो पहले एक तो इजी वाला दे देता हूं, ए बी, इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। फिर है ए बी सी, फिर है ए बी सी। अच्छा, अगर आंसर रूट में आ रहा है तो रूट में ही रहने देना, क्योंकि कैलकुलेट वैल्कुलेट करोगे ना तो बड़ा मुश्किल होता है समझने कि भाई सही हो रहा है गलत। अगर रूट अंडर 227 आ रहा है तो 227 रहने देना, कोई दिक्कत नहीं। सर और मैं एक एक करके पूछूंगा, तो एक काम करो, 1 मिनट टाइम है और चारों सॉल्व करो पहले। हाँ, कोई कुछ पूछ रहे थे? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, क्वेश्चन सुना नहीं है क्या है? हाँ, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर ये 4 पॉइंट्स मेंशन्ड है। अगर इसका टॉप व्यू बनाओगे, टॉप व्यू ऊपर से देखोगे तो ऐसे है, ये ए बी सी और ये ऊपर से अगर देखो ये एक्चुअली एक सर्कल है। एक्चुअली सिलेंडर है तो सिलेंडर को थोड़ा एंगल से देखो तो वो थोड़ा सा ऑब्लॉन्ग टाइप का देखने में हो रहा है, बट एकदम ऊपर से देखो तो क्या होगा ना, सर्कल दिखेगा ना। तो वो ऊपर से अगर देखोगे तो ये आ रहा है टॉप व्यू। ये थोड़ा तिरछा देख रहे हो ये वाला, इसलिए वो सर्कल जो है ऑब्लॉन्ग टाइप का लगता है। ये तो नॉर्मल चीज है, ये तो पता ही है। चलो ठीक है, ए बी का डिस्टेंस और डिस्टेंस। ए बी का मतलब समझो, यानी पार्टिकल यहां से स्टार्ट करके यहां पहुंचे। ए बी सी का मतलब हो गया ए से बी से फिर सी। ए बी सी एच का मतलब होता है ए फिर बी फिर सी और फिर एच। एक एक केस में तुमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताना है। चारों क्वेश्चन सॉल्व करो। मुझे पता है पहले वाला कुछ ज्यादा इजी है, फिर धीरे धीरे डिफिकल्ट हुआ, लास्ट वाला ही ट्रिकी है। ऐसे ही है चारों क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करो। ए बी सी एच, ए बी सी डी ई, इस तरीके से। थोड़े आंसर आ रहे हैं। ए बी तो 11, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है।
एक्चुअली ना ये पूरा सर्कल होता है 2 पाई आर, ये पूरा सर्कल है 2 पाई आर। तो मैं काम करता हूँ पाई आर कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो पाई आर में क्या वो 7 7 कैंसिल हो जाए, यानी 22 हो। तो जो पाई आर का वैल्यू है, अगर 2 पाई आर चाहिए तो 44, अगर पाई आर बाई 2 चाहिए तो 11, और अगर पाई आर चाहिए तो 22। तो हमें तो पाई आर का आधा चाहिए। ये पूरा 2 पाई आर होता है, सर्कल 2 पाई आर होता है। ये तो 1/4 ऑफ अ सर्कल, यानी 22 का, सॉरी 2 पाई आर मतलब 44 होता है, 22 है। 2 पाई आर मतलब 44 का 1/4 यानी 11। तो यानी ए बी तो 11। और ठीक है, ऑब्वियसली 7√2, क्यों? देखो ये 7 है, तो अगर ए बी का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो ये वाला चीज, अगर ये 7 होता है, ये 7 होता है, तो ये ए बी कितना होगा? 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का अंडर रूट। यानी सबसे आसान तो यही था, मुझे ही मालूम है, इसलिए अब अगले पे जाओ। ए बी सी, ये भी आसान है। तो एबीसी का अगर मैं डिस्टेंस देखता हूं तो क्या बने, एक क्वार्टर का तो 11, तो 11 प्लस 11 20। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट भी डायमीटर। एबीसी में से तो ए से सी तो यहां जा रहा ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, इज इन दिस द डायमीटर। तो अगर 7 सेंटीमीटर का रेडियस होता है तो डायमीटर क्या हो गया? 14 सेंटीमीटर। अब ए बी सी एच, यहां से असली क्वेश्चन स्टार्ट है। तो एबीसी एच क्या हुआ? अब मैंने दे दिया एबीसी एच का वैल्यू है 32 एंड रूट अंडर 296। आई थिंक दैट्स करेक्ट। कैसे? अगर एबीसी कितना हो गया? 22, एबीसी 22 और 10 इधर, यानी 32 हो गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा ये पूरा एबीसी एच है ना, तो यानी ये, तो क्या होगा? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये तो 14 है ना, 14 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी ये हो गया अंडर रूट ऑफ 14 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, यानी बिल्कुल सही, यानी अंडर रूट ऑफ 296। बट मैंने पहले बोला असली क्वेश्चन फोर्थ वाला, देखता हूं क्या आंसर है। फोर्थ वाला क्या है? ठीक है, कविया ने दे दिया आंसर, प्रणव ने भी दिए हैं, ठीक है, करेक्ट भी आ रहा है। फोर्थ वाले का आ रहा है 43 और 198, नमित ने दिया 54। ओके, ये क्या है? एबीसीडीई। एबीसीडीई का मतलब क्या हुआ? यहां से लेके पहले ये हो गया और फिर वहां से नीचे आया, तो ए बी सी डी फिर ई। तो ये 11, ये 11, ये 11, तो 33 हो गया, और नीचे आने का 10, यानी डिस्टेंस तो हो गया 43। ये तो आसान। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा वो चेक करो। एक आंसर आएगा 198। ठीक है, गुड आंसर, रादर वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। कैसे? देखो, हमें निकालना है ए तो हमें ये निकालना, पर एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? ये जो सर्कल है ना, उसका सेंटर यहां पे, और ये एक्चुअली 90। ये थोड़ा विजुलाइज करने वाली बात है ना? कैसे ना, अगर ये सेंटर है, मान लो ये वाला है, एक्चुअली ए के नीचे एफ है और डी के नीचे ई है, सी के नीचे एच है और बी के नीचे जी है। तो जरा ध्यान से देखो, जो ए ई स्क्वायर होगा ना, वो होगा ए एफ स्क्वायर प्लस एफ ई स्क्वायर, ठीक है ना? तो ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू
AF का स्क्वायर प्लस FE का स्क्वायर। ध्यान रखना मैंने क्या किया यहाँ पे, अगर ऊपर से देखोगे तो देखना A और F एक साथ आ जाएगा। अगर ऊपर से देखोगे तो A और F एक साथ आएगा, फिर B और G एक साथ आएगा, फिर D और E एक साथ आएगा और C और H एक साथ आएगा। ध्यान से देखो तो जो AE का स्क्वायर होगा वो क्या होगा ना FE का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो इसको, और ये 90 डिग्री और FE का स्क्वायर क्या है, तो FE का स्क्वायर ये देखो, FE का स्क्वायर तो ये होता है ना, तो FE का स्क्वायर क्या होगा ना 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ये छोटा सा पॉइंट है इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे एक स्टार लगा, इसी में जनरली देखना सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है। तो AF का स्क्वायर, तो AF तो 10 है प्लस FE का स्क्वायर क्या होगा, अगर इसको ओरिजिन हो मानते हो FE का स्क्वायर क्या होगा, FO का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर। ये हो गया FE का स्क्वायर, OF और OE दोनों ही 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 49 प्लस 49 इज इक्वल टू 190, यानी AE इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो A इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 198 सेंटीमीटर। देखो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये लास्ट वाले का लॉजिक अच्छे से समझ लो। देखो तो A कितना हो गया ना 198 सेंटीमीटर का अंडर, 198 का अंडर सेंटीमीटर। मैंने डबल स्टार दे रखा, फाइनल इसका आंसर ले। सर एक चीज पूछनी। हाँ बेटा बोलो बोलो। सर जो आपने ABCD पॉइंट्स दिए हैं वो इक्वी डिस्टेंस है? कौन सा एक बार दोबारा बताओगे? जो आपने ABCD पॉइंट दिए हैं वो सारे इक्वी डिस्टेंट है? देखो ए से लेके एक्चुअली क्या ना ये सर्कल का पार्ट है, तो अगर तुम ऊपर से देखते हो तो देखो ये AB है, ये BC है और ये CD है, वो एक ही सर्कल के 4 इक्वल टुकड़े में डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए यस सर। AB BC CD D ये चारों इक्वल है। पूरा सर्कल कितना है 44 सेंटीमीटर, इसलिए ये वाला पार्ट 11, ये भी 11, ये भी 11 और ये भी 11, और ये 7 है, ये 7 है, ये कितना है, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 98। क्यों 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 90। बस ये तुमको विजुलाइज करना। यस आप कंफर्टेबल है? ठीक है सब? यस सर। काफी बेटे सब क्लियर हो गया 198 वाला अंडर रूट? यस सर। सर आपने OE पॉइंट कहाँ पर लिया है? OE वाला जो पॉइंट है ना वो इस तरफ से, मतलब सेंटर से थोड़ा पीछे की तरफ, पीछे की तरफ। ओके सर। तो अगर तुम ऊपर से देखोगे तो देखो D पॉइंट के ठीक नीचे आएगा, यानी अगर ऊपर से देखोगे तो देखना D और E एक ही लाइन पे आ जाएगा, इसलिए देखो D और E मैंने एक ही जगह ड्रॉ। नॉट ओनली दैट, अगर ऊपर से देखोगे तो A और F भी देखो एक ही लाइन पे आएगा, इसलिए देखो A और F मैंने इकट्ठे बनाया। सिमिलर अगर यहाँ से ऊपर से देखोगे तो C और H एक ही लाइन पे आएगा, यानी देखो C और H इकट्ठे हैं। अगर ऊपर से देखते हो ना इन दैट केस सर्कल बन जाता है, वो सारा इकट्ठे हो जाता है। इसलिए मैंने जो डायग्राम बनाया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने क्या बोला, ये स्टार क्वेश्चन दिया मैंने, स्टार का रीजन यही है। ओके सर। अब क्लियर हो गया? कुछ और पूछोगे? नो सर। देखो सवाल एक बार, दो बार, तीन बार पूछते शर्मा मत, क्योंकि जो डिस्कशन होता है ना यही असली डिस्कशन। जो मैं बताता हूं उससे एक आइडिया बनता होगा, लेकिन तुम अपना अगर आइडिया क्लियर करना चाहते हो इन दैट केस सिर्फ मेरे बताए हुए चीज पे भरोसा मत करो। अपने अंदर जो सवाल आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, डाउट आ रहा है, उसको सामने रखो, फिर जो डिस्कशन होता है ना वो और बढ़िया डिस्कशन होता है। तो ऐसे क्या होता है, जब कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता तो एज ए टीचर हमें क्या लगता है, अच्छा समझ में आ रहा है ना, चलो ठीक है, फिर अब थोड़ा स्पीड अप कर लो, अभी ये सब कुछ समझ में आ रहा है तो फिर क्या दिक्कत, ठीक है ना। इसलिए अपने हिसाब से सवाल पूछते रहना, सो दैट हम जो है डिस्कस करेंगे और वो सबका बेनिफिट होता है। कुछ ना कुछ देखना नया चीजें डिस्कस होता है, ऐसे नहीं कि सब कुछ रिपीट। चलो ओके, अब मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा।
अब मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा और वो है कि सपोज एक सिलेंडर है, अब सिलेंडर मेरे पास इस वक्त तो नहीं है, बट मैं कोशिश करता हूँ। देखो मेरे पास सिलेंडर तो है नहीं, लेकिन इसको सिलेंडर मानते हम डिस्कस करेंगे। सपोज एक एंड एक चीटी यहां से स्टार्ट करता है, मान लो ये सिलेंडर है और एकदम कोने से स्टार्ट करता है, ऐसे घूम के ये सपोज उसी पॉइंट के ठीक नीचे आता है। ठीक है, ध्यान से देखो, इस कॉर्नर से स्टार्ट किया और इस पॉइंट से ठीक नीचे आता है। कैसे? पीछे से ऐसे घूम के ये यहाँ पे। तो क्वेश्चन इज, अगर इसका रेडियस वही 7 ले लो और अगर हाइट 10 है, तो क्वेश्चन इज अगर ये ऐसे घूम के यूं करके नीचे आता है, ऐसे समझ ना, ऐसे करके घूम के आएगा, वो थोड़ा ड्रॉ करने में दिक्कत है, है ना, ऐसे जाके फिर यूं घूम के फिर उसी पॉइंट के नीचे आता है। दोबारा समझो, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट किया, फिर सिलेंडर की अगेंस्ट घूम के ठीक उसके नीचे आता। क्वेश्चन इज फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। करो सर। रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर, फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। चलो गो अहेड। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये डबल स्टार वाला लेवल का नहीं है, सिंगल स्टार लेवल। ठीक है ना, चलो गो अहेड, देखता हूं क्या आंसर देगा। अगर रूट में आता है तो रूट में रहने देना, चेंज मत करना। और चलो ठीक है, एक आंसर तो आया हुआ है। चलो अब उसके बाद कोई आंसर आया नहीं है तो मैं, अच्छा ये एक और आ गया। कव्य ने आंसर दिया डिस्प्लेसमेंट को √276 296, प्रणव ने दिया 2036 और 10, नमित ने दिया डिस्प्लेसमेंट 10। देखो डिस्प्लेसमेंट तो बहुत आसान, क्यों? इसका स्टार्ट यहाँ पे किया है, एंड यहाँ पे किया है, हाइट हो गया, इसलिए इस बार डिस्प्लेसमेंट तो आसान है, डिस्टेंस ज्यादा मुश्किल है। डिस्टेंस में पता क्या दिक्कत है, या उसको हम कैसे इजी करेंगे, थोड़ा सा ना एक विजुअलाइजेशन करो, ये बड़ा मजेदार है, थोड़ा ध्यान से सुनना। सपोज मैं इमेजिन करूं कि एक सिलेंडर है, इमेजिन करूं एक सिलेंडर है और इसको मैंने कागज से लपेट दिया, है ना, ऐसे ऐसे नहीं, एक बार बस, एक बार सिंगल फाइल में कागज पे लपेट दिया। अब उस कागज पे एक निशान डाल दो यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। और एक काम करो, उस चीटी के पैर पे कुछ कलर लगा दो, कुछ रेड ब्लू ग्रीन कुछ कलर लगा, सो दैट जैसे जैसे चीटी यहाँ पे चलते जाएंगे सिलेंडर के सरफेस पे, इस तरीके से, है ना, यहाँ से चलते 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 यहाँ पे आएंगे, तो उसका जो ट्रेल है वो कागज के ऊपर निशान लग जाएगा। अब एक काम करो, यहां से स्टार्ट किया, घूमते 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 यहाँ पे एंड किया, यहां से कागज को काट दो और कागज को कागज को अनफोल्ड कर दो, तो क्या आएगा? आएगा ये इसका सरकमफरेंस है, तो ये खुल जाएगा। तो सरकमफरेंस कितना है? 2 पाई r, 2 × 22/7 × 7, यानी ये तो हो गया 44 सेंटीमीटर। और एक चीज बताऊं, ये जो ट्रेल अब तुमको अजीब सा दिख रहा है, जब कागज को फोल्ड करके कागज को अनफोल्ड करके सीधा रख दोगे, देखना वो ट्रेल ऐसे दिखेगा।
यही कागज फोल्ड होके नीचे आ जाता है, देखो ये वाला पॉइंट आता है, ऐसे फोल्ड तो सिलेंडर बन जाता है। यही कागज को फोल्ड करके तुम सिलेंडर बनाओगे तो वही ट्रेल बनता है। तो देयरफॉर ये अगर ए पॉइंट हुआ, ये ए पॉइंट है, तो ये बी पॉइंट है। अब खुल के ये बी पॉइंट इधर आ, ये बी पॉइंट यहाँ का, और जब कागज में बी पॉइंट है इसको खोल के सीधा कर दो तो ये बी पॉइंट यहाँ पे आ, तो ये हो गया। ये कितना है 10 है और ये 44, यानी ये कितना आ गया 44 का स्क्वायर प्लस आसान हो गया। जैसे खोल के विजुलाइज किया मैंने, अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है ना। तो 44 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का अंडर, ये 2 पाई आर होगा ना, क्योंकि पूरा सरकमफेरेंस खुल गया। ये 44 हो गया, सरकमफेरेंस 44 है, तो पूरा सरकमफेरेंस खोल के सीधा कर दिया, तो वो ट्रेल ऐसे स्ट्रेट लाइन में बनता है। अब 44 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का 16, एक हाथ का 4 16 32 33 3 4 16 प्लस यानी 2036 का अंडर, यानी अंडर रूट ऑफ, ये आंसर दे दो पड़ेगा। हाँ एकदम सही है, सटीक आंसर है, एंड दैट इज 2036 का अंडर रूट में मीटर। अब एक काम करो, अब मैं इस क्वेश्चन को जनरलाइज कर रहा हूं, ठीक है। आप पहले ही देखो जरा, अच्छे समझ में आ गया। नमित बेटे, हाँ यस सर। सर आपने, हेलो हाँ बोलो बोलो। सर आपने 44 का स्क्वायर इतना फास्ट कैसे निकाला? नहीं वो ना मैंने ज्यादा जल्दी से तो नहीं निकाला, अगर तुम थोड़ा सा वैदिक मैथ्स यूज करो तो जल्दी हो जाता। वो एक्चुअली ना 4 का स्क्वायर कर लो पहले, जैसे कोई भी नंबर है ना, जैसे मान लो सपोज कोई और ले लेता, सपोज मुझे 63 का स्क्वायर करना, तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर कर लो पहले, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो 9, इसमें फॉर्चुनेटली कैरी ओवर नहीं है, अगर कैरी ओवर तो कैरी कर लो, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 6 इज 36, और कोई कैरी ओवर तो है नहीं, तो 6 लिख लो, 3 कैरी कर लो, और फिर 6 को स्क्वायर कर लो, 36 और 3 यानी 39, 3969। एक और प्रैक्टिस करा देता हूं, सपोज तुमको निकालना है 72 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का स्क्वायर, तो 4 आ गया, इसमें तो कैरी ओवर नहीं है, फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 टू द 4 into 7 28, 28 का 2, फिर 2 हैंड में लेफ्ट हैंड ओवर रह गया, फिर 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 251, ये हो गया 518, ठीक है ना। ये तरीका होगा। तो दोबारा सुन लो, पहले इसको स्क्वायर करो, अगर कैरी ओवर है तो रख लो, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को, फिर अगर कैरी ओवर है तो उसके साथ जोड़ के एक डिजिट लिख लो, लास्ट में इसको स्क्वायर करके फिर अगर कोई कैरी ओवर है तो ऐड कर ले। तो मैं एक और एग्जांपल बता दूं, सपोज है 67 का स्क्वायर, तो सबसे पहले 7 का स्क्वायर 49, 4 इस बार कैरी ओवर है, ध्यान रखना 4 कैरी ओवर, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करो, तो 7 से 42 into 2 यानी 84, 84 और 4 कैरी ओवर, तो 88, 8 लिख दो, अभी भी 8 कैरी ओवर है, फिर 6 का स्क्वायर क्या 36 प्लस 8 यानी 44, यानी 4489, ये 67 का स्क्वायर हो गया 448। तो स्क्वायरिंग करने का ये अच्छा तरीका है, और जल्दी हो जाता है, तो प्रैक्टिस करके और फास्ट कर सकते हो, है ना। चलो एनीवे, अब मैं इस क्वेश्चन का एक लास्ट वर्जन दूंगा, अच्छे से सोच समझ के सॉल्व कर। सपोज क्या क्या इस एंड ने, अब मैं इसको जनरलाइज करने के लिए कह रहा हूं, सपोज ये सिलेंडर है, रेडियस आर है और हाइट है, ये एंड ने क्या किया, यहां से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके n टाइम्स पूरा सर्कल कवर करते 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 नीचे, यानी ऊपर से स्टार्ट किया, फिर घूमते 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 देखो नीचे आ रहा है धीरे धीरे धीरे, और n टाइम्स चक्कर किए, यानी ऐसे, और फिर फाइनली पहुंचा, तो n टाइम्स
फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट तो यहां से स्टार्ट किया, स्टार्ट और एंड, तो डिस्प्लेसमेंट तो आसान है, h हो गया, छोड़ो। इसमें बताओ डिस्टेंस क्या होगा, स्टार्ट करो और स्टार्ट। इसका आंसर लिख के देने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल वाला होगा तो इसलिए लिख के जरूरत नहीं है, वो बहुत लंबा टर्म आएगा, इसलिए आंसर निकालो और फिर मेरे लिए वेट करो, मैं थोड़ी देर बाद आंसर दे, तब तक खुद ट्राई करो। हाँ तो सब लोगों ने जनरलाइज कर लिया। अब मैं काम करता हूं, मैं इसका आंसर दूंगा, ठीक है ना। अब देखो आंसर कैसे आएगा, इस बार थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। ये देखो हाइट तो अच्छी कवर कर रहा है, पर ऐसे ऐसे सर्कल करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। देयरफॉर पिछले बार तो मैंने डायग्राम बनाया था ये ऐसे, पिछले बार और एक्स, तो ये पिछले बार का आंसर था कितना, 2 पाई r का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का अंडर रूट, यानी ये l था, l इज इक्वल टू 2 पाई r का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो l यानी डायगोनल कितना हो गया, 2 पाई r का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, आ गया ना। इस बार दिक्कत क्या है कि पहले 2 पाई r का वो कवर किया, फिर एक और 2 पाई r का कवर किया, फिर एक और 2 पाई r का कवर किया, और एक और 2 पाई r करते 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 अल्टीमेटली वर्टिकली तो उतना ही कवर किया h, लेकिन सर्कल वाले में 2 पाई r 2 पाई r 2 पाई r 2 पाई r कितने बार, n टाइम्स कवर किया, बस इतना ही डिफरेंस। यानी अब अगर ये जो ट्रेल है इसको अगर खोल के लंबा कर दोगे, इस बार तो कई बार टर्न किया सर्कल का, तो इस बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n into 2 पाई, ये हो जाएगा 2 पाई r और ये h, ये आगे ना, यानी जो डिस्टेंस इस बार होगा l, तो l will be equal to under of h square plus, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखना, मैंने आंसर लिख दिया इसको नहीं कि तुमने नोट कर लिए, ना ना ना, इसको लॉजिक में डालो, क्योंकि देखो माइंड जब तुम्हारा सोचने लगेगा तभी इसको लर्निंग मानना, नोट्स कॉपी भर के लर्निंग मत मान लेना उसको। तो अगर मान लो अभी भी कोई दिक्कत हो रहा है, या कोई सोचने में दिक्कत आ रहा है, या इस आंसर को रिलेट करने में दिक्कत आ रहा है, तो तुरंत सवाल पूछो। मैं इसलिए पॉज कर रहा हूँ, पहले एक सेकंड, पहले एक काम करो, पहले नोट कर लो जो मैंने लिखा है उसको, पहले नोट कर लो और इसके बाद में थोड़ा सोचो। कोई नहीं, अभी मैं हूं, कहीं जा नहीं रहा हूँ, 5-10 सेकंड यही लास्ट टॉपिक है, बट फिर भी मैं अभी वेट कर रहा हूँ। पहले नोट करो, थोड़ा सोचो पहले, और फिर सवाल पूछो। अभी तुरंत सवाल मत पूछो, अभी मैं हूं, घबराओ, पहले नोट कर लो, और अगर सही आंसर निकाला तब तो बहुत अच्छी बात है, बल्ले बल्ले, अदरवाइज कॉपी करो, सोचो, और फिर मैं बता। हाँ, कोई कुछ पूछ रहे थे, बताओ। यस सर। सर मुझे ना ये थोड़ा विजुलाइज नहीं हो रहा ये कैसे घूम रहा है। अच्छा चलो ठीक है, देखो मैं समझ गया, कोई बात, आराम से करो, हमारे पास टाइम है। मैं इस फिगर को दोबारा बनाता हूं, ये सिलेंडर है, अब देखो एक काम करो, इसको ना मैं 2 बार करता हूं,
n के जगह n नहीं ले रहा हूं, तो मैं 2 बार कर, यानी 2 पाई r एक बार कवर करेंगे, फिर 2 पाई r एक बार कवर करेंगे और फिर नीचे आ गया, है ना। तो सर बट ये 2 पाई आर नहीं कवर कर रहा, मतलब 2 पाई आर क्यों कवर कर रहा है वो? ना 2 पाई आर 2 बार कर रहा है, कवर तो डायगोनली कर रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टली अगर देखो तो 2 पाई r के हिसाब से कवर कर रहा है। ऐसे तो ये भी 2 पाई r कहां कवर किया, लेकिन हॉरिजॉन्टली कितना कवर किया, 2 पाई r, है ना। तो ट्रेल है, वो जो ट्रेल ऐसे करके आ रहा है, जब उसको खोल दोगे तो देखना वो स्ट्रेट लाइन बने, है ना। तो इस बार कैसे हो रहा है, ये देखो, ये इस बार ऐसे हुआ, है ना, ये एक बार, और फिर ऐसे होके ऐसे, ये हो रहा है ना। तो ये कितना हो गया, h/2, ये कितना हो गया, h/2, यही ना। और अगर इसको खोल दोगे तो इस बार का कैसे होगा पता है, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इस बार मैंने 2 बार के लिए ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज 2 बार सर्कल करके अगर नीचे आता है तो क्या होगा, उसका ड्राइंग देखो, थोड़ा सा और कंफर्टेबल फील करो। तो मैं इसका ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, ये देखो, ये 2 पाई r और ये h/2, फिर एक और सर्कल, एक्चुअल में ऐसे हो रहा है कि अगर उस हिस्से को तुम देखोगे तो 2 पाई और h/2 कवर किया, फिर दोबारा कवर किया, तो उसको मैं ऐसे जोड़ सकता हूं, इससे अच्छा ऐसा ना करूं, ये 2 पाई हो गया, ये भी तो 2 पाई ही हुआ, और ये h/2 है। अगर मुझे इसको इकट्ठे विजुलाइज करना है तो ये एक्चुअली ऐसे कवर करूं, अगर मुझे इसको इकट्ठे विजुलाइज करना है तो मैं ऐसे सोच सकता हूं ना कि 2 पाई r और h/2 एक ब्लॉक, फिर एक और ब्लॉक 2 पाई और h/2, या तो मैं पूरा एक रेक्टेंगल बना लूं जिसका हाइट h है, और वैसे 2 पाई r into 2 टाइम्स हुआ, ये हो गया 2 सर्कल करने। 3 सर्कल करोगे तो क्या होगा, h/3 और 2 पाई r, ये 3 सर्कल के लिए हो गया। ऐसे अब n सर्कल के लिए करोगे तो क्या होगा ना, टोटल h हो जाएगा, और वैसे 2 पाई r into n। एक्चुअली पता क्या होगा, ये ब्लॉक, फिर एक ब्लॉक, फिर एक ब्लॉक, फिर एक ब्लॉक, ऐसे हो रहा है। तो ये एक्चुअली ऐसे हुआ है, ये एक सर्कल कवर हुआ, ये वाला, फिर अगला सर्कल ऐसे कवर हुआ, फिर उसका अगला सर्कल ऐसे कवर होगा, उसका अगला सर्कल ऐसे कवर होगा, इस तरीके से आगे जा रहा है ये। पर मैं तो उसको इकट्ठे विजुलाइज करना चाहता हूँ ना, तो मैंने इसलिए सिंगल बना दिया, जिसमें से टोटल वर्टिकल हाइट h है, और वो जो ट्रेल सर्कुलर बन रहा है उसको खोल दो तो पूरा स्ट्रेट लाइन में जाएगा, उसी को लपेट के तुम उसका ट्रेल बना सकते, ठीक है ना। तो मैंने 2 के लिए बनाया, 2 से और फिर उसको जनरलाइज कर दिया कि n सर्कल के लिए भी ऐसे टाइप के होंगे, अगर n सर्कल कर रहा है, n टाइम्स अगर कर रहा है तो भी ऐसे ही करेगा, सिमिलर तरीके से, है ना। हाँ अब बोलो, हाँ बोलो। सर हम इसे ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि मतलब जितने भी टाइम सर्कल कर रहे हैं, मतलब हम मतलब h/n हाइट के लिए एक बार निकाल सकते हैं, फिर उसे n से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ मैं समझ गया, वही देखो यहाँ पे किया मैंने, ये जो तुम h/n बोल रहे हो, देखो ये h/2 और 2 पाई r, फिर अगला भी वही 2 पाई r और h/2 है। यानी अगर तुम उसको n के टाइम्स मतलब जनरलाइज करना चाहते हो, ऐसे भी सोचते हैं कि एक बार होगा 2 पाई r और ये हो गया h/n, h/n कवर किया वैसे, और एक सर्कल का जो खोल के 2 पाई r, तो ये एक बार हुआ इनटू n टाइम्स कर, तो उससे भी देखो रिजल्ट ये आएगा, देखो करके दिखा, 2 पाई r का होल स्क्वायर प्लस h/n का होल स्क्वायर, है ना। एक बार h/n नीचे आएगा, अंडर रूट इनटू n, दिस इज द डिस्टेंस, 2 पाई r का होल स्क्वायर प्लस h/n का होल स्क्वायर इनटू n। ऐसे अगर करोगे तो n अंदर चला जाएगा, तो 2 पाई r n हो जाएगा, और ये n कैंसिल हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 पाई r n का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है ना। सी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली, वो जो ट्रेल को विजुलाइज करना, द इंटरेस्टिंग पार्ट इज द विजुलाइजेशन ऑफ द ट्रेल,
कि ऐसे सर्कल करके आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, इसको अगर खोल दो तो बिल्कुल स्ट्रेट आता है डायरेक्ट। अब इसका विजुअलाइजेशन है ना। अगर अच्छे से सोच लो, अभी भी अगर डाउट है तो फिर से पूछो, मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। हाँ बोलो, कुछ है पूछना आप? अभी बेटे तुम जो पूछ रहे हो तो अब क्लियर हो गया? सर h/n वाला मुझे भी क्लियर नहीं हुआ है। हाँ देखो, एक और चीज पूछनी थी। कोई पहले h/n क्लियर कर। देखो ये अगर n टाइम्स अगर सर्कल करके आ रहा है, जैसे सपोज 2 बार सर्कल करता है, तो अगर एक ही बार सर्कल करता है तो सीधा h नीचे आ गया। पर अगर 2 सर्कल करता है तो क्या करना है, एक बार h/2 नीचे आएगा, फिर एक बार h/2 आएगा। अगर 3 बार सर्कल करता है तो एक बार h/3 आएगा, फिर अगले बार भी h/3 आएगा, फिर अगले बार भी h/3 आएगा। तो देयरफॉर अगर n टाइम्स करता है तो हर बार h/n नीचे आता जाए। Yes, और सरकमफरेंस कितना कैरी कर रहा है, 2πr। तो अगर उसको खोलोगे तो ये आएगा 2πr और ये आएगा h/n। ये देखो ये वाला और वो डायगोनली कवर कर लो, तो अंडर रूट करके एक बार का आ गया, फिर हर बार का वही क्या होगा, रिपीट होगा। तो इनटू n कर दो, तो देखो इसी को करके इनटू n कर दिया, फिर मैंने क्या किया, n को रूट के अंदर ले गया, तो फिर यही आ जो कि हमने पहले भी लिखा। ये एक के लिए था और ये जनरलाइज के लिए, ये हो गया जनरलाइज। हाँ अब बेटा कुछ क्लियर हुआ? yes sir. And sir, जैसे कि हमारा जो डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो उसको रेक्टेंगल का फॉर्मूला नहीं लगता जी, क्योंकि वो तो बाउंड्रीज पर डिस्टेंस कवर कर रहा है, या फिर वो एग्जैक्टली डायगोनली डिस्टेंस कवर कर रहा है ट्रायंगल? नहीं एक्चुअली ना डायगोनली कवर नहीं कर रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि वो सर्कल के पास से होके, मतलब सिलेंडर के सरफेस से होके नीचे आ रहा है। अब अगर तुम सिलेंडर के अराउंड अगर एक कागज लपेट दो और अगर उस कागज को खोलोगे तो देखना वो स्ट्रेट लाइन टाइप का बनता है। बल्कि इसको उल्टा कर लो, एक कागज खोल लो और उसके डायगोनल बना दो और उसको फोल्ड कर दो, तो देखना वो सिलेंडर में ऐसे बनेगा। बल्कि मैं एक काम करता हूं, मैं कागज देखता हूं, देखो मैं एक कागज लाया हूं, मैं इसका अब डायगोनल बना देता हूं, फिर मैं लेके आता हूं, रुक जाओ। तो देखो अभी मैंने क्या किया, मैंने देखो इसका डायगोनल बना दिया। अब मैं एक काम करता हूं, मैं इसका सिलेंडर बनाऊंगा। ये देखो ऐसे, ये सिलेंडर हो गया, ये देखो अब सिलेंडर बन गया, है ना। अब तुम जरा देखो ये स्टार्ट कहां से कर रहा है, देखो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट कर, और इसका देखो कैसे ट्रेल बन रहा है, इधर कैसे सर्कल के अबाउट, देखो कैसे सर्कल के अबाउट घूम के, और देखो ये नीचे वाले पॉइंट पे पहुंच, ये देखो नीचे वाले पॉइंट यहाँ पे, यानी है तो सिलेंडर, सिलेंडर के अराउंड ये चलते 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 देखो नीचे आया। और अब अगर इस सिलेंडर को खोल के तुम्हारे सामने रखूंगा तो देखो ये डायगोनल बन गया, तो ये 2πr और ये h, तो ये अंडर रूट ऑफ 2πr का होल स्क्वायर प्लस h/n। यस अब समझ आ गया, क्लियर हो गया? हाँ जी सर। चलो नमित कुछ पूछना है बेटे? नो सर। अब क्लियर हो गया ना अच्छे से? यस सर। चलो ठीक है। प्रणव तुम तो आई थिंक शायद पूछ लिया ना वो, या हो गया सब? यस सर हो गया। चलो ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। आज हम लोग इतना ही करेंगे। आज हमने सिर्फ जो बेसिक क्वांटिटीज है उसका एक इंट्रोडक्शन किया है इन द चैप्टर ऑफ मोशन, और अगले दिन हम लोग इसके ऊपर कोरिलेशन करेंगे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, है ना, इनके बीच में क्या रिलेशन। चलो ठीक, आज के लिए थैंक यू सर। थैंक यू। कुछ पूछ रहे हो बेटे? चलो हेलो,